नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। और आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ और अभियानों को पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़े थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि आगे की क्या घटना घटित हुई है। कल हमने आपको याद हो कि कल हमने 3 युद्धों के बारे में पढ़ा था। पहला ट्राफेलगर का युद्ध पढ़ा था, दूसरा ऊम का युद्ध पढ़ा था और तीसरा ऑस्ट्रेलीज का युद्ध पढ़ा था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि डेट कौन कौन सी हैं। तो ट्राफेलगर का युद्ध आपको पता है कि 12 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था और ऊम का युद्ध जो है वो 20 अक्टूबर 1805 को हुआ था। इसके बाद ऑस्ट्रेलीज का जो युद्ध है वो आपका दिसंबर 1805 ईस्वी को हुआ था। ये 3 युद्ध मैंने कल आपको बताए थे। और ऑस्ट्रेलीज के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो वो थी प्रेस वर्ग की संधि। कौन सी संधि थी? प्रेस वर्ग की संधि। प्रेस वर्ग की संधि जो कि 30 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुई थी। 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुई थी। तो कभी कभी डेट 26 भी दे देता है, कभी 30 भी दे देता है। तो दोनों डेट आप याद रखिए कि 26 से 30 दिसंबर के बीच में प्रेस वर्ग की संधि हो रही है। और ये संधि हो रही है। ऑस्ट्रेलीज का युद्ध मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलीज का जो युद्ध है वो 3 देशों के बीच हो रहा है। एक तो फ्रांस है, दूसरा रूस है और तीसरा ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो कि जहाँ के राजा हैं कौन? ऑस्ट्रिया के राजा हैं फिलिप द्वितीय और अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर प्रथम जो कि रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें फ्रांस विजयी हुआ था ऑस्ट्रेलीज के युद्ध में। तो फिर संधि हुई प्रेस वर्ग की जो कि 26 दिसंबर 1805 को हुई थी। और इस संधि में जो है जो इटली के कुछ क्षेत्र थे, वेनेशिया क्षेत्र इटली को दे दिया गया था, हैप्सबर्ग क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। कई ऐसी शर्तें रखी गई थी जो कि रूस और ऑस्ट्रिया के लिए बहुत नुकसानदेहक थी। उनके कुछ क्षेत्रों को छीन लिया गया था। और इसके आगे अब क्या होता है जो आज हम पढ़ेंगे। एक तो हमने प्रेस वर्ग की संधि को जान लिया। अब यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुआ इस तीनों युद्ध के बाद वो हम जानेंगे। तो ये है कि यूरोप में जो है राइन संघ बनाया गया। जर्मनी को जो कि पहले किसके अधीन है? जर्मनी का भी एकीकरण नहीं हुआ है। और जर्मनी किसके अधीन है? जर्मनी है प्रशा के अधीन। और यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण की नींव डाल दी और एक राइन संघ बना दिया। और दूसरा पोप का विनाश किया। मतलब एक तरीके से पोप को समाप्त करने की बात कही नेपोलियन ने। और नेपोलियन ने कहा, एक कथन है नेपोलियन का जो कि है कि पोप न तो कभी जीवित था और न जीवित रहेगा। इस तरह का स्टेटमेंट है नेपोलियन का। उसने पोप की सत्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। और एक और कथन है, बहुत फेमस कथन है जो कि नेपोलियन ने पोप के लिए कहा था कि रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि रोमन साम्राज्य जो है, रोमन साम्राज्य न तो पवित्र है और न ही रोमन है। रोमन साम्राज्य न तो कभी पवित्र रहा है और न ही रोमन रहा है। तो इस तरह से उसने पोप का विरोध किया है। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे 2 अभियान होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के 2 अभियान हैं जो कि एक रूस के साथ में है और दूसरा बचा हुआ देश है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड से एक बार ट्राफेलगर के युद्ध में पराजित हो चुका है। अब आगे क्या नीति अपनाता है? तो सबसे पहले इसने नेपोलियन ने ये जान चुका था, अच्छे से जान चुका था कि इंग्लैंड को जल युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो है एक द्वीपीय देश है जहाँ पे चारों तरफ से पानी है और जिसकी जल सेना बहुत अधिक मजबूत है। तो इसको उसने क्या किया कि इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की नीति बनाई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की नीति बनाई। तो इसके अंतर्गत उसने क्या किया नेपोलियन ने कि सबसे पहले नेपोलियन ने इसके ऊपर कई आदेश ऐसे जारी किए इंग्लैंड के खिलाफ जो कि ताकि इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा सके। इंग्लैंड को हराना तो इस तरह से नामुमकिन है कि जल सेना के माध्यम से स्थल और जल सेना किसी भी तरीके से फ्रांस को इंग्लैंड को नहीं हराया जा सकता था। इसलिए उसने क्या किया
कि इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए एक महाद्वीपीय व्यवस्था लाए। सबसे बड़ी व्यवस्था थी महाद्वीपीय व्यवस्था। यहाँ तक जो है 1807 तक जो है इंग्लैंड नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान है, लेकिन जैसे ही ये महाद्वीपीय व्यवस्था लाया, वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। तो पतन में क्या होता है, ये एक महाद्वीपीय व्यवस्था लाता है। महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब है कि ये एक आदेश जारी करता है। और नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टेटमेंट है कि इंग्लैंड कैसा देश है, इंग्लैंड दुकानदारों का देश है। ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड दुकानदारों का देश है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये है नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है। तो इसने क्या किया कि एक महाद्वीपीय व्यवस्था लाया इंग्लैंड के खिलाफ, और इसने बर्लिन आदेश जारी किए। बर्लिन आदेश का मतलब है बर्लिन से आदेश को जारी करना, और ये आदेश जारी किए थे 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में बर्लिन आदेश जारी किए, जिसमें कहा गया, इसने कहा कि इंग्लैंड से जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन व्यापारों पर टैक्स लगाने की बात कह दी, कि जहाँ जहाँ से भी इंग्लैंड के बंदरगाह, जितने बंदरगाहों से, यूरोप के जितने भी बंदरगाहों से इंग्लैंड व्यापार करेगा, उस पर उसको अत्यधिक टैक्स देना पड़ेगा। पहला आदेश जारी किया इसने, बर्लिन का आदेश, जो कि बर्लिन शहर से जारी किए गए थे, इसलिए इनको बर्लिन के आदेश बोला जाता है। और ये 21 नवंबर 1806 को जारी किए थे, ब्रिटेन की यूरोपीय व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इसने 21 नवंबर 1806 ईस्वी को बर्लिन आदेश जारी किए। और दूसरा इसने बरसा आदेश जारी किया, जो कि हुआ था 21 जून 1807 ईस्वी को, बरसा से। तो इन दोनों आदेश में क्या कहा गया, इन दोनों आदेश में जो है जितने भी इंग्लैंड के जिन जिन देशों से व्यापार हो रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, कि अगर प्रसा के हनोवर प्रांत से अगर जो है इंग्लैंड व्यापार करेगा तो उसको अत्यधिक टैक्स देना पड़ेगा। और कुछ देशों के साथ तो उसने पूरे प्रतिबंध लगा